हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक शुरू करें। टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम एक छोटी सी घटना के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपके सामने आपको विदित है, आपको पता है आज तारीख कितनी है। तो आज तारीख है 13 अप्रैल। आज का दिन है 13 अप्रैल और इतिहास में 13 अप्रैल बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। और वो इसलिए लिखा जा चुका है, उस दिन हुआ था हमारे भारत लेवल पर एक हत्याकांड हुआ था। यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत लेवल पर एक हत्याकांड हुआ था, उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले तो हम उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो चुके हैं। तो सबसे पहले उन अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम हमारे परिवार की ओर से व्यक्त करते हैं। देखो 13 अप्रैल 1919 का कुछ इतिहास हम जानना चाहे, उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो वैसाखी के दिन हुआ था। आपके सामने लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और वैसाखी के दिन हुआ था, यानी कि आज ही के दिन हुआ था। तो आज 13 अप्रैल है। देखो कहाँ पर हुआ था, तो ये पंजाब अमृतसर की घटना है। वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, लगभग 20,000 लोगों की एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। अब ये सभा क्यों हो रही थी, जो पंजाब का अमृतसर है यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो ये सभा क्यों हो रही थी, इसके पीछे का कारण यह है कि उस समय के पंजाब के दो बड़े नेता थे, जिनमें एक का नाम आता है सतपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन। पंजाब के दो बड़े नेता जिनमें एक तो नाम है सतपाल और एक थे सैफुद्दीन, इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण लोगों के द्वारा सभा की जा रही थी। कहां पर? अमृतसर पंजाब में सभा की जा रही थी। और उस समय हमारा वायसराय कौन था, पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उस समय भारत का वायसराय आपके चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। और यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि गवर्नर कौन था, तो उस समय यहाँ का जो भारत का गवर्नर था वो था आपके जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। अब जो शांतिपूर्ण 20,000 लोगों की सभा हो रही थी उस पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है और उसमें 1,000 लोग मारे जाते हैं। कितने? 1,000 लोग इसमें मारे गए थे। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। क्या थी? हंटर कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया। और हंटर कमेटी की कुछ दिनों के बाद में रिपोर्ट आती है और अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं? 379 लोग ही मारे गए हैं। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग ही मारे गए हैं। जबकि कांग्रेस के बड़े नेता उस समय कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के बड़े नेता थे आपके सामने मदन मोहन मालवीय। उनके निर्देशन में या उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था हमारे भारत में 13 अप्रैल 1919 को, उसमें लगभग 1,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के पास में एक उपाधि थी अंग्रेजों के दी हुई, उसका नाम था नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में नाइटहुड की उपाधि आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। तो ये था आपके 13 अप्रैल का इतिहास। थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये था आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी है जो आपके सामने लिखी हुई है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन यानी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ठीक है। तो ये था आपके सामने 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी घटना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास। कौन सा? मारवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा था। कल हम मारवाड़ के इतिहास को पूरा पढ़ लेंगे, यानी कि मारवाड़ के इतिहास को कल हम समाप्त कर देंगे। अब देखो आज का हमारा टॉपिक है राठौड़ पढ़ रहे हैं हम, राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं, यानी जोधपुर वाले शासक हम पढ़ रहे हैं।
तो जोधपुर वाले शासकों में जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है आपके सामने मानसिंह राठौड़, जिसको सन्यासी राजा भी बोलते हैं। अब सन्यासी राजा क्यों बोलते हैं? सबसे पहले मानसिंह राठौड़ के शासनकाल की हम बात करें कि मानसिंह राठौड़ का शासनकाल कब से शुरू होता है, तो मानसिंह राठौड़ का शासनकाल 1803 से शुरू होता है और आपके 1843 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। वैसे शासनकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम है, उपनाम जो है इनका वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो इनको बोलते हैं सन्यासी राजा। क्या बोलते हैं? सन्यासी राजा। अब सन्यासी राजा इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो थे वो नाथ अनुयायी के क्या थे? अनुयायी थे, यानी कि नाथ धर्म को मानते थे, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। और इन्होंने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का क्या है? मंदिर बना हुआ है। और इनके गुरु थे, गुरु ने इनकी भविष्यवाणी कर दी थी एक बार कि मानसिंह क्या बनेगा? तू जोधपुर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। जैसे ही मानसिंह जोधपुर का शासक बनता है, और इसका जो गुरु था उसका नाम था आसनाथ। क्या नाम था? आसनाथ। और आसनाथ आपके नाथ संप्रदाय से ही था। तो गुरु के सम्मान में इसने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का मंदिर कौन सा है? महामंदिर जोधपुर में बना हुआ है। देखो, हम सबसे पहले इसके उपनाम की बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है। तो इसको बोलते हैं सन्यासी राजा। अब सन्यासी राजा क्यों बोलते हैं? यह बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो था ना, सन्यासी राजा मानसिंह को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह नाथ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। कौन? मानसिंह राठौड़। जोधपुर वाला जो मानसिंह राठौड़ था वह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? नाथ संप्रदाय का। और इसके गुरु का नाम क्या था? तो इसके गुरु का नाम था आपके आयसनाथ। क्या नाम था? आयसनाथ। देखो ध्यान से समझना कि मानसिंह राठौड़ का गुरु था, उसका नाम था आयसनाथ। और आयसनाथ ने एक बार यह भविष्यवाणी की, आयसनाथ ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि शासक कौन बन जाएगा, यानी कि भीम सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? तो मानसिंह बनेगा। और सच में इसकी भविष्यवाणी सही हुई। किसकी? आयसनाथ। इसके गुरु की भविष्यवाणी सच हुई। और इसका गुरु किस संप्रदाय से था? तो इसका गुरु था आपके नाथ संप्रदाय से था। तो गुरु के सम्मान में मानसिंह राठौड़ ने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? तो इसने महामंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? मानसिंह राठौड़ ने महामंदिर का निर्माण करवाया। और कहां पर करवाया? तो यह करवाया आपके जोधपुर में। अब देखो ध्यान से, फिर सुनने की बात है कि महामंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे प्रमुख नाथ संप्रदाय का मंदिर कौन सा है? तो आपके महामंदिर जोधपुर में बना हुआ है। प्रमुख मंदिर, या इसको बोल सकते हैं आप पीठ। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसिंह की। साथ में हम बात करें कि मानसिंह के समय एरियनपुरा छावनी की 1857 की क्रांति हुई, उस समय कितनी छावनियां थी? आपके 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। उनमें से जो एरियनपुरा वाली जो छावनी थी उसकी स्थापना किसके समय हुई थी? तो मानसिंह राठौड़ के समय ही एरियनपुरा छावनी की स्थापना हुई थी। एरियनपुरा छावनी कहां पर पड़ती है? पाली में। और पाली किसके अंडर में था? तो जोधपुर के अंडर में कौन था? पाली था। और पाली में जब एरियनपुरा छावनी की स्थापना हुई उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक आपके मानसिंह राठौड़ था। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट बात फिर से आती है कि राजस्थान में एक विवाद होता है जिसका नाम था, एक युद्ध भी हुआ था उसके बारे में, वो हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद। ध्यान से समझना कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। तो हम बात करते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। हम बात करते हैं कृष्णा कुमारी विवाद की। तो कृष्णा कुमारी विवाद आपके कब हुआ था? तो 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। देखो कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, मैं वैसे पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कृष्णा कुमारी विवाद हुआ कब?
1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। उस समय जयपुर का शासक था जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड कहाँ का शासक था? तो आपके जयपुर का शासक था। जयपुर का शासक जगत सिंह सेकंड था। उसी समय मेवाड़ का शासक था आपके भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। और उस समय जो जोधपुर का शासक था वो था आपके मान सिंह। कौन था? मान सिंह। और मान सिंह से पहले शासक था आपके भीम सिंह। देखो ध्यान से समझना, शासक भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना पड़ेगा। जैसे ही कृष्णा कुमारी विवाद का नाम आता है 1807 का, तुम्हारे दिमाग में ये 4 शासकों के नाम घोड़ों की तरह दौड़ने चाहिए। कौन कौन से? जो कृष्णा कुमारी विवाद 1807 ईस्वी में हुआ, उस समय शासक कौन कौन थे? आपके दिमाग में ये 4 नाम तुरंत उत्पन्न होने चाहिए। अब देखो बात ऐसी होती है, उस समय की ये समकालीन शासक है। और जो मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, क्या नाम था? भीम सिंह, यानी कि राणा भीम सिंह जिसको बोल सकते हो। आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हो कि यहाँ पर तो लगेगा आपकी राणा, तो इसको बोल सकते हो राणा भीम सिंह। और ये कौन था? राठौड़ था, यानी कि भीम सिंह राठौड़ और राणा भीम सिंह। इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। देखो जो भीम सिंह है आपके मेवाड़ वाला, यानी कि राणा भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ में जाती है? इस भीम सिंह राठौड़ के साथ में इसकी क्या हो जाती है? सगाई हो जाती है। सगाई का मतलब है रिश्ता, यानी कि कच्चा रिश्ता हुआ है, अभी तक शादी नहीं हुई है, सिर्फ केवल और केवल क्या हुआ है? रिश्ता हुआ है। अब देखो जब इसकी सगाई किसके साथ में हो गई? भीम सिंह के साथ में इसकी सगाई हुई, तो ये इतना खुश हुआ, सगाई होने पर इतना खुश हुआ कि ये परमानेंट ही खुश हो गया, यानी कि दुनिया से विदा हो गया और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में शासक बनता है मान सिंह राठौड़, जिसको सन्यासी राजा बोलते हैं। अब देखो जैसे ही भीम सिंह की मृत्यु हुई, कृष्णा कुमारी का जो पहले वाला रिश्ता हुआ था, पहले जो सगाई हुई थी, उसको अमान्य कौन मानता है? भीम सिंह, यानी कि मेवाड़ वाला भीम सिंह उसको रद्द करता है और इसकी दूसरी सगाई किसके साथ में कर देता है? जयपुर का जो उस समय शासक था जगत सिंह सेकंड के साथ में कृष्णा कुमारी का क्या कर देता है? रिश्ता तय कर देता है, यानी कि सगाई कर देता है। अब देखो मान सिंह ने इसको क्या समझ लिया? अपना अपमान समझ लिया कि कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर क्यों हुई है? कि जो राठौड़ों की बहू बनने जा रही थी, वो राठौड़ों की बहू बननी चाहिए थी, ये जयपुर वालों की कैसे बहू बनने जा रही है? इस बात को लेकर मान सिंह ने अपना अपमान महसूस किया और इसने जगत सिंह के साथ में युद्ध कर लिया। इन दोनों के मध्य होगा युद्ध, और इन दोनों के मध्य वही डेट है 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था। किसका? गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध मान सिंह राठौड़ व जगत सिंह, जयपुर वाले शासक जगत सिंह सेकंड के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। और गिंगोली कहां पर पड़ता है? तो गिंगोली पड़ता है आपके पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में दोनों के दोनों भिड़े, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पर्वतसर नागौर में दोनों के दोनों भिड़ते हैं और इनके मध्य होता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध हुआ। एक तरफ तो आपके मान सिंह राठौड़ है और दूसरी तरफ कौन है? जगत सिंह सेकंड है। इसमें विजय किसकी होती है? तो इसमें विजय होती है जगत सिंह सेकंड की, यानी कि जगत सिंह सेकंड की इसमें विजय हो जाती है। अब देखो जगत सिंह सेकंड किस प्रकार से जीतता है। उस समय आपके टोंक का शासक था उस समय अमीर खां पिंडारी। क्या नाम था? अमीर खां पिंडारी। पिंडारी का कुछ कार्य अजीब था। इस प्रकार से कार्य था पिंडारी का कि पिंडारी को जो भी पैसे देगा, जो भी पिंडारी को लालच देगा, पैसे देगा, पिंडारी उसी का क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो मान सिंह राठौड़ ने इसको क्या दिए? पैसों का लालच दिया और पैसों का सहयोग देकर अमीर खां पिंडारी का सहयोग ले लेता है आपके जगत सिंह सेकंड, और मान सिंह राठौड़ के विरोध में लेता है। और मान सिंह राठौड़ इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है। और इसमें जीत कौन जाता है? जगत सिंह सेकंड इसमें जीत जाता है। तो बात ऐसी होती है कि अमीर खां पिंडारी कुछ लालची व्यक्ति था। इसने बाद में फिर से यह कहा, किसको? इसको तो एक बार जीता दिया, पहली बार में जीत कौन जाता है? जगत सिंह सेकंड जीत जाता है। फिर बाद में दूसरी बार में अमीर खां पिंडारी ने मान सिंह को क्या कहा कि मैं तेरी सहायता कर दूंगा, तू मुझे क्या दे? पैसे दे। ऐसा कहा जाता है। इनके मध्य फिर से विवाद हुआ। अब देखो कृष्णा कुमारी है
तो कृष्णा कुमारी ने इस बात की जानकारी प्राप्त की कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये आक्रमण हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है, इसके कारण तो पता किया जाए। तो कृष्णा कुमारी को इस बात का पता चला कि इस कारण जो युद्ध हो रहा है, ये आपस में लड़ाई हो रही है, उसका मूल कारण कौन है? मैं खुद हूं। कि यदि मैं ही नहीं बचूंगी तो ना तो जगत सिंह के साथ में मेरी शादी होगी और ना मान सिंह राठौड़ के साथ में मेरी शादी होगी। अब कुछ जगह अलग लिखा हुआ है, कुछ जगह अलग लिखा हुआ है, कुछ जगह तो ये लिखा हुआ है कि जो कृष्णा कुमारी थी उसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। यानी कृष्णा कुमारी ने कब कर ली थी? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में क्या कर ली थी? आत्महत्या। 1810 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कुछ जगह लिखा हुआ है कि जो इसके पिता थे भीम सिंह, मारवाड़ वाले मेवाड़ वाले भीम सिंह, इसने क्या दे दिया था इसको? जहर दे दिया था। ठीक है, तो फिर कृष्णा कुमारी मारी गई, ये समाप्त हो गया विवाद। तो ये था आपके कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है, तो समझ में आया होगा। देखो आगे चलते हैं। अब देखो, जब भी आपके सामने प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कब व किस किसने की थी, तो ये जैसे ही तुम्हारे सामने ये प्रश्न दिमाग में आता है, तुम्हारे सामने याद आना चाहिए तुम्हारे को कृष्णा कुमारी विवाद। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि जो कृष्णा कुमारी विवाद में राजस्थान के 3 शासक शामिल थे, जयपुर का जगत सिंह सेकंड, ठीक है, उसके बाद में मेवाड़ का भीम सिंह, साथ में मारवाड़ का मान सिंह राठौड़। ये तीनों व्यक्ति ही 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर लेंगे? सहायक संधि कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात भी हम जानते हैं कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी वो था आपके मान सिंह राठौड़। यानी कि सन्यासी राजा मान सिंह राठौड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 ईस्वी में सहायक संधि कर ली थी। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इसने क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इसने 6 जनवरी 1818 यानी कि 6 जनवरी 1818 ईस्वी को मान सिंह राठौड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। इसके बाद में देखो, मान सिंह राठौड़ की एक बात और महत्वपूर्ण है कि इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर दुर्ग को ही मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में इन्होंने मान प्रकाश पुस्तकालय की क्या की थी? स्थापना की थी। कहां पर? जोधपुर में। कि इनके द्वारा मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया है कि इन्होंने मान पुस्तकालय, इन्होंने मान पुस्तकालय की इन्होंने मेहरानगढ़ को ही क्या बोलते हैं? जोधपुर दुर्ग। कि मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना, मान प्रकाश भी बोल सकते हो, या मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो मान सिंह राठौड़ के द्वारा जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है, इन्हीं के नाम पर है। किसके? मान सिंह राठौड़ के नाम पर है, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र। ठीक है, और मान सिंह राठौड़ ने बिहारी की सतसई पर टीका लिखी थी। क्या लिखी थी? टीका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। और मान सिंह की एक बात और करना चाहिए कि मान सिंह का काव्य गुरु कौन था? कि मान सिंह का काव्य गुरु कौन था? तो मान सिंह का काव्य गुरु था आपके बांकी दास। कौन था? कि मान सिंह राठौड़ का काव्य गुरु, काव्य से संबंधित जो गुरु था वो कौन था? तो मान सिंह राठौड़ का काव्य से संबंधित गुरु था आपके बांकी दास। और बांकी दास की 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, जिनमें पहली रचना जो है वो आपके सामने आती है कि बांकी दास री ख्यात। इसकी पहली रचना कौन सी है? बांकी दास री ख्यात। इसकी पहली रचना है बांकी दास री ख्यात। इसके बाद में दूसरी रचना है मान जसो मंडन।
इसकी दूसरी रचना है। ठीक है, तो बांकीदास के काव्य गुरु कौन थे? सॉरी, मानसिंह राठौड़ के काव्य गुरु कौन थे? बांकीदास थे। अब बांकीदास बहुत अच्छे क्या लिखते थे? पद्य लिखते थे। पद्य लिखते थे तो एक बार इन्होंने अपने पद्य में नाथ संप्रदाय को क्या बोल दिया? अपशब्द बोल दिया, कि नाथों के बारे में कुछ अपशब्द लिख दिए। किसने? बांकीदास ने नाथों के बारे में कुछ अपशब्द लिख दिए अपने एक पद्य में। उस कारण मानसिंह राठौड़ ने इनको जोधपुर से निकाल दिया था और कहते हैं कि इनको देश निकाला भी दे दिया था। ठीक है, तो ये थी मानसिंह राठौड़ की कुछ बातें। देखो आगे हम बात करें, मानसिंह खुद भी एक बहुत अच्छा कवि और उच्च कोटि का विद्वान था। कौन? मानसिंह खुद भी क्या था? एक अच्छा कवि था और उच्च कोटि का क्या था? विद्वान। यानी कि मानसिंह भी बहुत अच्छा कवि था, साथ में उच्च कोटि का विद्वान था। तो इसने कुछ रचनाएं की है। किसने? खुद मानसिंह राठौड़ ने कुछ रचनाएं की है जिनमें नाथ संप्रदाय से उनका सर्वाधिक संबंध मिलता है। जैसे नाथ चरित्र, किसका नाम क्या है? इसकी एक रचना का नाम क्या है? इनकी एक रचना का नाम है नाथ चरित्र। एक नाम आता है नाथ महिमा। क्या नाम आता है? नाथ महिमा। साथ में नाथ जी की वाणी। किसकी? नाथ जी की वाणी। इन्होंने एक और लिखा था नाथ पुराण। क्या लिखा था? नाथ पुराण। इसके बाद में इन्होंने लिखा था मान पद संग्रह। मान पद संग्रह। इसके बाद में 6 नंबर पर हम बात करना चाहिए तो इन्होंने लिखा था अनुभव मंजरी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ क्या थी? रचनाएं थी। यानी कि खुद भी बहुत अच्छा कोटि का विद्वान था, साथ में उच्च कोटि का क्या था? कवि भी था। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। देखो आगे हम पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे मानसिंह राठौड़। ठीक है, मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहते हैं। सन्यासी राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नाथ धर्म से संबंधित इनका कुछ विशेष रुझान था, इस कारण इनको सन्यासी राजा कहते हैं। अब देखो 1883 तक ये शासक रहे। इनके बाद में शासक बनते हैं आपके तख्त सिंह राठौड़। और तख्त सिंह राठौड़ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 1857 की क्रांति के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? तो आपके तख्त सिंह ही था। ठीक है, तो तख्त सिंह की कुछ बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें तख्त सिंह की करते हैं। तख्त सिंह का इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है? तख्त सिंह। तख्त सिंह सबसे पहले वही बात, तो 1843 से 1873 ईस्वी तक इनका क्या आता है? शासनकाल आता है। अब देखो, जब तख्त सिंह का राज्याभिषेक हुआ, यानी कि जब जोधपुर के शासक तख्त सिंह का राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक उत्सव में कौन शामिल था? तो उस समय का जो मारवाड़ का पीए था उसका नाम था मेजर लुडलो। क्या नाम था? लुडलो। और पीए पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, हम 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे जो बड़ा, जब हम सारी बातें जानेंगे कि पीए का मतलब क्या होता है। तो पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। और उस समय कि जब तख्त सिंह राठौड़ का राज्याभिषेक हुआ, उस उत्सव में कौन शामिल था? तो आपके जोधपुर का पीए लुडलो भी इस उत्सव में शामिल था। इसके बाद में देखो आगे हम बात करें कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शासक आपके तख्त सिंह राठौड़ था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ में जब क्रांति भड़की, यानी कि एरियनपुरा में जब क्रांति हुई 21 अगस्त 1857 ईस्वी को, उसके बाद में यहां पर 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और एक हुआ था आपके चेलावास का युद्ध। जो पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, उसमें इनका प्रत्यक्ष रूप से योगदान था। किस प्रकार से था? क्योंकि तख्त सिंह राठौड़ का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। क्या नाम था? ओनाड सिंह। कि तख्त सिंह राठौड़ का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह, और ओनाड सिंह ने
बिठौड़ा का जो युद्ध हुआ था, बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। कि 8 सितंबर 1857 ईस्वी को जो बिठौड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें ओनाड सिंह इसका जो सेनापति था वो क्या था, इसमें मारा गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हम 1857 की क्रांति पढ़े हैं, उसमें भी हमने ये बात जानी है कि 1857 की क्रांति में जो बिठौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 ईस्वी को, उस समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था और तख्त सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। और ओनाड सिंह इस युद्ध में भाग लेता है और कौन मारा जाता है? ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, देखो आगे हम चलते हैं। तख्त सिंह की एक बात और महत्वपूर्ण है कि तख्त सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग, कि तख्त सिंह ने, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी का, ये बात इंपॉर्टेंट है कि तख्त सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी कि जोधपुर दुर्ग भी बोल सकते हो, कि तख्त सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग में श्रृंगार चौकी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब ये श्रृंगार चौकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनका राज तिलक कहां पर होता था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई श्रृंगार चौकी के ऊपर जोधपुर के राठौड़ राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। ठीक है, साथ में हम बात करें तो मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज कहां पर है? तो मेयो कॉलेज है आपके अजमेर में। तो इन्होंने मेयो कॉलेज में 1 लाख रुपए क्या दिए थे? दान भी इन्होंने मेयो कॉलेज में 1 लाख रुपए दान भी दिया था। साथ में मारवाड़ में प्रथम शासक है कौन? तख्त सिंह राठौड़, जिन्होंने कन्यावध व समाधि प्रथा पर रोक लगा दी। यानी कि एकमात्र शासक है जिन्होंने सबसे पहले कन्यावध और समाधि प्रथा पर रोक लगा दी थी। और मारवाड़ का प्रथम छापाखाना का मतलब समझते हो? यानी कि जहां पर चित्र बना करते हैं, स्टूडियो जिसको आप बोल सकते हो। तो मारवाड़ का प्रथम छापाखाना किसके समय बनाया गया था? तो तख्त सिंह राठौड़ के समय ही मारवाड़ का प्रथम छापाखाना बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो ये थे आपके सामने तख्त सिंह राठौड़। इसकी जो मेन बात है वो यही ध्यान रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो आपके सामने तख्त सिंह मारवाड़ का शासक था। देखो आगे हम चलते हैं, तो ये थे आपके सामने तख्त सिंह के बाद में शासक बनते हैं आपके जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की कुछ 5-7 बातें हैं इंपॉर्टेंट राजस्थान के इतिहास में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था उनके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहले जसवंत सिंह की हम बात करते हैं कि शासक कौन बन जाएंगे आपके तख्त सिंह के बाद में शासक बने जसवंत सिंह सेकंड। कौन बने शासक? जसवंत सिंह सेकंड शासक बनते हैं। अब देखो जसवंत सिंह सेकंड की एक बात इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर में दयानंद सरस्वती जी कब आए थे? तो 1883 ईस्वी में आए थे। यानी कि जसवंत सिंह सेकंड जब शासक थे, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड थे, उस समय जोधपुर में कौन आए थे? तो जोधपुर में आपके आए थे दयानंद सरस्वती जी। कि जब जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड थे उस समय जोधपुर कौन आए थे? तो 1883 ईस्वी में जोधपुर आए थे आपके दयानंद सरस्वती जी। और दयानंद सरस्वती जी मेवाड़ कब गए थे? तो मेवाड़ में भी उन्होंने 1883 ईस्वी में ही कदम रखे थे। और किसके कहने पर रखे थे मेवाड़ में? तो उस समय मेवाड़ का शासक था आपके सामने सज्जन सिंह, हमने इसकी बात भी की थी। और दयानंद सरस्वती जी ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कहां पर? आपके मेवाड़ में की थी। और मेवाड़ में परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में करके उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? तो उसका अध्यक्ष आपके सामने आपके सज्जन सिंह को बनाया था। फिर वहां से मेवाड़ के बाद में
दयानंद सरस्वती जी कहां पर आए थे? तो जोधपुर में जसवंत सिंह सेकंड के आग्रह करने पर आए थे। अब देखो ये एक बात, ये कहां पर आ गए? जोधपुर में आ गए। और जोधपुर में 1883 ईस्वी में कदम रखे, उसी साल आए थे जिस साल वो मेवाड़ गए थे। जैसे ही जोधपुर में आए तो एक बार क्या हो रहा था, इनका दरबार लग रहा था। किसका? जसवंत सिंह सेकंड का दरबार लग रहा था। और इनकी एक प्रेमिका थी। किसकी? जसवंत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी। और प्रेमिका का नाम था नन्ही जान वेश्या। क्या नाम था? नन्ही जान वेश्या। यानी कि जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम था नन्ही जान वेश्या। हमने कल भी बात की थी कि प्रेमिका के चक्कर में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो हमेशा कार्य उल्ट पुल्ट ही होता है, कि प्रेमिका चीज ही ऐसी है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रेमिका के प्रभाव में आकर, किसने? जसवंत सिंह सेकंड ने अपने प्रेमिका के प्रभाव में आकर मारवाड़ का जो पूरे जो स्थिति थी ना उसको अस्त व्यस्त कर दिया, कि प्रेमिका को बहुत अधिक चाहते थे। इनका कोई भी समय का पता नहीं, प्रेमिका में कब विलीन हो गई है। दरबार का कोई पता नहीं, दरबार में भी ये नन्ही जान वेश्या आ जाया करती थी। इतना प्रभाव था इन पर। जब जसवंत सिंह को नन्ही जान वेश्या से मिलते हुए किसने देखा? दयानंद सरस्वती जी ने देखा। तो देखते ही इनको खरी खोटी सुना दी। भला बुरा किसको सुना दिया? जसवंत सिंह सेकंड को सुना दिया। और नन्ही जान वेश्या को भी दयानंद सरस्वती जी ने भला बुरा सुना दिया। अब जैसे ही भला बुरा सुनाया तो नन्ही जान वेश्या के दिमाग में यह बात चुभ गई। और इसने रसोइया था यहां का, रसोइया जिसका नाम था गौड़ मिश्र, नाम ध्यान रखना है आपको, कि जोधपुर का एक रसोइया था जिसका नाम था गौड़ मिश्र। और गौड़ मिश्र के साथ में मिलकर स्वामी जी का जो दूध था उसमें क्या मिला दिया? शीशा मिला दिया। शीशे का मतलब है जहर मिला दिया। किसने? नन्ही जान वेश्या को जैसे ही भला बुरा सुनाया, नन्ही जान वेश्या ने बुरा मानकर अपने दिमाग पर लेकर रसोइया के साथ में, रसोइया पर खूब दौलत लुटाई। किसने? नन्ही जान वेश्या ने। और रसोइया जो गौड़ मिश्र था उसको अपनी ओर कर लिया। अपनी ओर करके दूध में, जो सरस्वती जी का दूध था उसमें क्या मिला दिया? शीशा। शीशा जिसको बोलते हैं आप जहर, यानी कि जहर मिला दिया। और ये दूध किसने पी लिया? तो ये दूध आपके पी लिया किसने? दयानंद सरस्वती जी ने ये दूध पी लिया। जैसे ही दयानंद सरस्वती जी को ये दूध का पीते ही पता चल गया कि मुझे किसी ने जहर दे दिया है। इतने महान पुरुष थे वो कि दूध पीते ही उनको पता चल गया था कि किसी ने मेरे साथ क्या कर ली? गद्दारी कर ली। फिर जहर चला गया। फिर निश्चित था, मृत्यु तो उनकी निश्चित थी। फिर आबू से एक वेद को बुलाया गया। वेद भी उनका उपचार नहीं, आबू सिरोही, यानी आबू सिरोही से कुछ वेदों को बुलाया, वेद जिनको बोलते हैं डॉक्टर, उनको बुलाया गया, लेकिन वो भी इनका इलाज नहीं कर पाए। और आखिरकार दयानंद सरस्वती जी को कहां पर ले जाया गया? अजमेर ले जाया गया। कहां पर ले जाया गया? अजमेर। और अजमेर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 1883 ईस्वी में। उसी समय, एक ही साल की बात है कि मेवाड़ भी गए, मारवाड़ भी गए, साथ में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये बातें थी आपके जसवंत सिंह सेकंड की। एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती जी किसके समय मारवाड़ में आए थे और मेवाड़ में आए थे? तो मेवाड़ में तो सज्जन सिंह के समय आए थे और मारवाड़ में दयानंद सरस्वती जी आपके जसवंत सिंह सेकंड के समय आए थे। ध्यान आ जाएगा। अब देखो हम 2 मिनट में दयानंद सरस्वती जी की कुछ बातें करते हैं। वैसे मैंने इंडियन हिस्ट्री में समाज सुधारक एक टॉपिक पढ़ाया है, उसमें मैंने पढ़ाया है कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी पढ़ाया, साथ में विवेकानंद के बारे में पढ़ाया, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाया। 3 लोगों के बारे में विशेष रूप से मैंने पढ़ाया है। लेकिन फिर भी हम दयानंद सरस्वती जी की कुछ बातें करें तो हम देख लीजिए। दयानंद तो वो पूरा नाम लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो 1824 में मोरवी टंकर गुजरात में हुआ था। मोरवी टंकर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। देखो ठीक है। फिर बात करते हैं हम इनके मूल नाम की। तो इनका मूल नाम क्या था? कि दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था आपके मूल शंकर।
क्या नाम था? मूलशंकर। अब देखो इनके गुरु की हम बात करते हैं, ये प्रारंभिक बातें इनको आपको जानना ही होगा। इनके दो गुरु थे, एक गुरु थे इनके परमानंद, दूसरे थे बिरजानंद महाराज। ये तो कुछ प्रारंभिक बातें जिनमें आप एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इनका मूल नाम क्या था। कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म मोरबी टंकर गुजरात में 1824 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम था बचपन का मूलशंकर और इनके दो गुरु थे परमानंद और बिरजानंद महाराज, इनके दो गुरु थे। अब देखो इन्होंने मुंबई में एक बहुत ही बड़ा कार्य किया। मुंबई में कौन सा कार्य? 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की क्या कर दी? ये बात इंपॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो ये भारत लेवल पर आर्य समाज की स्थापना किसने कर दी? तो भारत लेवल पर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई में कर दी। साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि 1881 ईस्वी में राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। थोड़ा सा आपको ये भी बात इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना राजस्थान में 1881 ईस्वी में कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। देखो आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने एक नारा दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी आपके दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। इसके बाद में देखो जो मुस्लिमों के या ईसाइयों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म या इस्लाम कोई दूसरा भी धर्म किस भी प्रकार से ग्रहण कर लिया तो वापस से हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है। उसके लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था। यदि हम बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी कहां पर आए थे, तो राजस्थान में सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी आपके करौली आए थे। कहां पर आए थे? करौली आए थे। उस समय करौली का शासक था मदन पाल। कौन था? मदन पाल। यानी कि दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहां पर आए थे? तो मदन पाल यानी करौली शासक मदन पाल के यहां पर आए थे। यदि हम बात करें कि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले कहां पर आए थे? तो खेतड़ी झुंझुनू में आए थे। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने बात कर ली कि अजमेर में, राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना अजमेर में होती है 1881 ईस्वी में। साथ में हमने बात कर ली कि मेवाड़ में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने 1883 ईस्वी में की थी। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? तो उसका अध्यक्ष आपके सज्जन सिंह को बनाया था। साथ में एक बात और इंपॉर्टेंट है इनकी कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ ग्रंथ की रचना, दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। तो ये थे आपके सामने दयानंद सरस्वती जी। वैसे मैंने दयानंद सरस्वती जी को फुल डिटेल के साथ में मैंने जब समाज सुधारक पढ़ाए थे उस समय मैंने पढ़ा दिया था। आप पढ़ लेना, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक करना, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने 3 समाज सुधारक मुख्य रूप से पढ़ाए हैं जिनमें दयानंद सरस्वती जी हैं, राजा राम मोहन राय हैं, साथ में विवेकानंद जी को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हम हमारे टॉपिक को जसवंत सिंह सेकंड पर लाकर छोड़ते हैं। इसके बाद में हमारे शासक बचते हैं, 3 शासक और बचते हैं जिनको हम पढ़ेंगे कल। और हमारे मारवाड़ का इतिहास टोटली रूप से, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और कल हमारी मारवाड़ के इतिहास में लास्ट कक्षा होगी। और यदि उसके बाद में हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे किशनगढ़ के राठौड़ वंश, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और आज 13 अप्रैल जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो भी शहीद हुए हैं उनको हमारे और हमारे परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओके, थैंक यू।